दोगे ना, जब मैं प्रॉफिट नहीं दे रहा हूं आपको तो आप मुझे लॉस क्यों भर के दोगे? सिंपल सा फंडा है। तो दैट इज द मेजर रीजन कि मैं फ्यूचर्स में काम करना पसंद करता हूँ। ये जो फ्यूचर का मार्जिन ज्यादा ये बढ़ गया, मैं यहाँ पर आधा पकड़ रहा हूँ कि मेरा ऑप्शन आधा हो गया। कितना लॉस हो गया वो? कितना लॉस हो गया वो? समवेयर अराउंड 14-15 lakhs, करेक्ट? क्या इजी है उसको कवर करना 14-15 लाख को? क्या इजी है वो कवर करना? नहीं होगा। इजी क्यों नहीं है वो भी समझो। क्योंकि यहां पर मेरा कैपिटल आधा हो गया। अब आधा होगा कैपिटल तो मुझे अब एम क्या करना है कि मैं इसको अब डबल करूं। डबल कैसा हो सकता है? एक दिन में पॉसिबल है क्या? नहीं है। फिर मुझे वो छोटी 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 ट्रेड लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या बात को? कमेंट सेक्शन में आप देखोगे ना, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि सर आपकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में क्यों नहीं ट्रेड करते हो? 3,000 क्वांटिटी में ऑप्शन में क्यों नहीं ट्रेड करते हो? अरे सर लॉस होगा तो उतना लॉस कौन भरेगा? आप भर के दोगे क्या मुझे? नहीं भर के दोगे ना, जब मैं प्रॉफिट नहीं दे रहा हूं आपको तो आप मुझे लॉस क्यों भर के दोगे? सिंपल सा फंडा है। तो दैट इज द मेजर रीजन कि मैं फ्यूचर्स में काम करना पसंद करता हूँ। ये जो फ्यूचर का मार्जिन ज्यादा ये बढ़ गया ये वगैरह, अगर आप इसको डीपली सोचोगे ना, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए ही है। और मैं आज भी अब जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको वो सॉरिंग लगेगी थोड़ी, बट जो है सच्चाई है मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो। अगर आज करंटली टिल डेट आपकी इनकम 70,000 या उससे कम है, 70,000 या उससे कम है, तो एज ऑफ नाउ यू डोंट डिजर्व टू ट्रेड इन एफएन। अगर आपकी इनकम 70,000 या उससे कम है करंट डेट तक, टिल डेट, बिजनेस इनकम हो, जॉब इनकम हो, जो भी आपकी इनकम अगर 70,000 या उससे कम है, तो आपके फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप करंटली डिजर्व नहीं करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, करते रहे हो आप, बट अगर इन फ्यूचर के हिसाब से आपको अगर टिकना है, टिकने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास कैपिटल कितना भी हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, अब मेरे पास 30 लाख का कैपिटल है, तो क्या मैं 2 लाख का रिस्क लेता हूँ क्या? नहीं लेता हूं। तो ये खेल कैपिटल का है ही, ये खेल है ये खेल है आपके रिस्क मैनेजमेंट का। जैसे जैसे आप रिस्क को मैनेज करते हुए चलोगे, स्टेप बाय स्टेप मार्केट पे आपको हाथ पकड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि कैसे कैसे हमको समझना है। रिस्क का खेल है, एब्सोल्युटली ये रिस्क का खेल है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये 10,000 का डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका मंथली रिस्क टेकिंग बजट है। अब इसको क्या करना है आपको? इस 10,000 को करना है डिवाइड बाय 20 डेज, ठीक है? इक्वल टू आएगा आपका ये 500 रुपीज विल बी योर पर डे रिस्क लिमिट। ठीक है जी, ये आपका पर डे रिस्क लिमिट। डियर, मैं चैट्स थोड़े बाद में पढ़ रहा हूँ, पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो। ओके, अब एक बार ये निकल गया, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितने ट्रेड्स लोगे। कोई 3 लेता है, कोई 1 लेता है, कोई 2 लेता है, मैं एवरेज 2 पकड़ रहा हूँ। 500 ये आपका डिवाइड बाय 2 ट्रेड, ये हो जाएगा आपका 250 पर ट्रेड रिस्क टेकिंग बजट। सबसे पहले आज सेशन खत्म होने के बाद ट्रेडर्स आपको ये निकाल के रखना है। वेडनेसडे से आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, आपके पास अगर ये नहीं है तो सो फार आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक बार ये निकल गया, 250 निकल गया, उसके बाद आपके पास बहुत इजी सा सिंपल सा सेटअप रहेगा। क्या रहेगा? लेट्स से एक बार हम ये ओपन करते हैं। लेट्स से 250 आपका रिस्क टेकिंग बजट है। इसमें आपको अज्यूम करते हैं कि आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें आपका 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो व्हाट यू विल डू, 250 डिवाइड बाय 4,
तो मतलब आप इस ट्रेड में 62 क्वांटिटी में काम करोगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस है 8 पॉइंट का, 7 पॉइंट का, 250 डिवाइड बाय 7 पॉइंट, ये आपके ट्रेड में 35 क्वांटिटी में आपको काम करना है। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूंगा, अगर आप ट्रेड लेते हो और आपको पहले से ही पता है कि मैक्सिमम लॉस मेरा 250 का होगा और प्रॉफिट होगा समवेयर अराउंड 350 या 300 के आसपास, क्या सच में आपको डर लगेगा ट्रेड लेने से? क्या सच में कोई इमोशन सा डर लगता है ट्रेड करने से? क्या होगा क्या नहीं होगा, डर क्यों लगता है आपको? डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितना लॉस करने वाले हो। ट्रेड तो ले लिया, क्या आपको एंड रिजल्ट पता है क्या? नहीं पता। अब मैं कल ट्रेड करूंगा आपके साथ, ट्रेड अब मेरा जो लाइव ट्रेडिंग सेशन है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कल मैक्सिमम मैं 30 से 35 हजार का मेरा बजट मैंने रखा है कि मैं ट्रेड लूंगा। या तो मैं 35 से 40 हजार के आसपास कमाऊंगा, या तो मैं 30 से 35 हजार के बीच में मैं लॉस लेने वाला हूं। तो क्या मुझे डर लगेगा क्या कि कल मार्केट गैप डाउन खुलने वाला है, 1000 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा, 2000 पॉइंट गैप अप खुलेगा वगैरह वगैरह, तो उससे रियली कुछ एक्साइटमेंट है? नहीं। मुझे पता है कि कल मैं 1 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी में काम करने वाला हूँ, ये पता है कि मैं बैंक निफ्टी के अंदर ही काम करूंगा, ये पता है कि टाइम फ्रेम मेरा फिक्स है, ये पता है कि मैं कितना रिस्क लेने वाला हूँ, ये पता है कि मैं एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ। तो क्या सच में कोई एक्साइटमेंट बचती है? नहीं बचती। एक्साइटमेंट किन के लिए बचती है? जिनको कोई चीज ही नहीं पता है कि कल क्या होगा, कहाँ ट्रेड लूंगा, कैसे ट्रेड लूंगा, 9:15 बजे। आप यकीन करेंगे, एक एक है अपने क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं शेरखान में, वो कॉल करते कितने बजे, मंडे के दिन स्पेशली 9:14 को कॉल करते हैं वो, और बोलते 1 मिनट होल्ड करो। 9:14 को वो कॉल करते हैं और हमारे ऑपरेटर को बोलते हैं कि 1 मिनट होल्ड करो। क्यों सर? बस जैसे ही 9:15 हुआ, 9:15.01 सेकेंड हुआ या 0.5 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको ट्रेड डालना है। क्या आप बिलीव कर सकते हो? लाइक 9:14, इतना एक्साइटमेंट बंदे के अंदर ट्रेड करने के लिए कि 1 मिनट पहले फोन करके होल्ड करवाता है कि सर होल्ड करो, बस खुलने वाला है मार्केट और मुझे ट्रेड डालना है। वो जो नहीं जो लेट्स से ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स करने के लिए उनको फिर ड्रग्स नहीं मिलता है, तो कैसे वो लोग एकदम से बेचैन हो जाते हैं ये वगैरह, एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ पर भी देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं और लिटरली शेर खान के इसमें है। 9:14, कैन यू इमेजिन कि बंदे में कितनी ज्यादा एडिक्शन है और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और 90% ऑफ द टाइम वो लॉस करता है, 90% ऑफ द टाइम। जब भी ट्रेड लेगा उसका लॉस होगा। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जब भी ये ट्रेड लेना मैं उसके ऑपोजिट साइड ट्रेड मारू, कम से कम वो कभी वो गरीब बन रहा है, मैं तो अमीर बनूं, और इतना मन करता है मेरा। 90% ऑफ द टाइम वो फेल जाते हैं उसके ट्रेड, क्योंकि 9:15 पे अगर वो ट्रेड डालेगा, 1 मिनट के अंदर 300 पॉइंट ऊपर और नीचे होता है वो फर्स्ट मिनट के अंदर। तो क्या सच में इतना इजी है पैसा कमाना? चलो उसका डायरेक्शन सही भी हो, तो क्या सच में अपने को प्रॉफिट बुक करने के लिए मिलता है क्या 1 मिनट के अंदर अंदर? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है। हाँ, 9:16, 9:17, 9:18 ये थोड़ी ठीक है, थोड़ा ठंडा हो जाता है टाइम। 9:15 ओपन होते ही इतने सेंटीमेंट्स होते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो 9:14 को कॉल करेगा कि मुझे 9:15 पे ही ट्रेड डालना है। इतनी बार समझाने के बावजूद भी, इतनी बार लॉस देखने के बावजूद भी, फिर भी उसको 9:14 को कॉल करना है और 9:15 के अंदर अंदर लगभग उसको ट्रेड भी डालना है। तो जितना समझाओ, देखो ये भी चीज है, जितना मैंने आपको प्रैक्टिकली इतने एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझाया, और क्या होगा मुझे ये गारंटी है इस चीज पे, 50% आप में से समझदार लोग हैं उसको फॉलो करेंगे, 50% अभी भी ऐसा सोचेंगे कि नहीं सर मुझे तो बैंक निफ्टी में काम करना है। और जो बाकी के जो 50% है, वो लोग मुझे लगभग लगभग ये तय है, मेरा हर बैच में मैंने देखा ही है, इनमें से कम 2 से 4 लोग मुझे 6 महीने के बाद कॉल करने वाले हैं कि सर मैंने मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, बहुत लॉस हो चुका है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, अब मैं क्या करूं? नाउ जस्ट इमेजिन कि मुझे ऐसे मैसेजेस आएंगे कि सर मैं सुसाइड करने का मेरा मन कर रहा है, ट्रेडिंग चल नहीं रही है, लॉसेस कर दिए है। लॉसेस करने में उनसे सिंपल सवाल पूछता हूँ कि सर आप मुझे अपना चार्ट दिखाइए, किसके ऊपर ट्रेड किया है। सर मुझे आपके हिसाब से बैंक निफ्टी मुझे शॉर्ट करना था, ये वो वगैरह, चार्ट दिखाओ। नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ वहीं पे गलती की है,
मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है तो उसमें आपको दिक्कत पड़ेगी। अगर आप इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर है। तो आपको दिक्कत किस चीज की होगी? अगर आप एक साल लगातार लॉस करते भी हो तो क्या आपको सच में फर्क पड़ेगा ट्रेडर्स? सोच के बताओ मुझे। अगर आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हो, अगर एक साल की बात कर रहा हूं मैं, एक महीने की भी नहीं, 10 दिन की भी नहीं, मैं एक साल की बात कर रहा हूं, अगर लगातार लॉस करते हो तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेजेंट है, जैसे आपका चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका फ्यूचर सिक्योरिटी है वो आप काट कर रहे हो। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उससे ट्रेड कर रहे हो। अगर उसको खोने के बाद भी अब अगर आप बोलोगे कि टेंशन हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो उसको भी आधा कर दो। ज्यादा ज्यादा ये होगा ना, बट डिप्रेशन, खुद को सुसाइड कर लेना, ये सब चीजें तो नहीं कर सकते ना आप, इतना लॉस करने के बाद, इतना कम लॉस करने के बाद। ठीक है ना? समझ पा रहे हो? आई होप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हो। इसी का ही जो एक रिलेवेंट में एक दूसरा टॉपिक आता है और बहुत ज्यादा वो यूट्यूब पे फेमस है, वो भी मैं जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वो आपने सुना है ट्रेडर्स कि 1 लाख के कैपिटल के ऊपर 2% से ज्यादा रिस्क मत लेना? ये सुना है आपने? 1 लाख का कैपिटल है, उसका 2% से ज्यादा रिस्क मत लेना। बहुत फेमस है, पढ़ा भी है ये, राइट? बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत यूट्यूबर्स ने बनाया हुआ। 2% से ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। चलो इसको भी थोड़ा हम लोग क्रैक डाउन करते हैं, फिर समझते हैं हम लोग चीजों को। ठीक है? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स वाई जेड है, मिस्टर ए या मिस्टर बी जो भी है, उस बंदे ने, बहुत स्मार्ट बंदा है, उसने ये मनी मैनेजमेंट सीख लिया कि 1 लाख का उसके पास कैपिटल है, 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करना। नया नया बंदा आया ट्रेड करने के लिए, ठीक है? अब अगले 10 दिन, नया नया बंदा अगले 10 दिन कितनी ट्रेड्स लेगा वो आपके हिसाब से? कितनी ट्रेड्स लेगा वो आपके हिसाब से? नया नया बंदा आया है, 10 दिन में कितने ट्रेड्स लेगा वो? एक दिन में लगभग लगभग 2 से 3। मैं 2 पकड़ू, मतलब 10 दिन में उसने 20 ट्रेड्स लिया, राइट? फेयर इनफ? लेता तो ज्यादा ही है, मैं फिर भी कम कम पकड़ता हूँ। ठीक है? अब इस 20 ट्रेड में से कितने ट्रेड्स में उनका प्रॉफिट होगा, कितने ट्रेड्स में लॉस होगा? 20 ट्रेड लिया उन्होंने, कितने ट्रेड में लॉस होगा, कितने ट्रेड में प्रॉफिट होगा? पहले लॉस बताओ, कितने ट्रेड में लॉस होगा? 15, 10, 18 में लॉस। चलो मैं यहां पर 50% एक्यूरेसी पकड़ता हूं, 50% एक्यूरेसी पकड़ता हूं। 10 में लॉस, अगर 10 में लॉस है तो समवेयर अराउंड 2000 के आसपास लॉस है, तो मतलब इन एंड आउट 20,000 का लॉस हुआ, करेक्ट? ठीक है? मैं यहां पर मैं ब्रोकरेज टैक्सेस की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है? मैंने नेट नेट 20,000 लॉस पकड़ा हूं। ओके? 2% के हिसाब से। अब आते हैं विनिंग पे। समझो उसने 10 विन किया। अब मुझे फ्रेंकली ये बात बताइएगा, नया नया बंदा, या चलो आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी हो, अगर उसका 2,000 का रिस्क है तो अगेंस्ट में प्रॉफिट भी 2-2,500 का होगा, करेक्ट? क्या वो सच में इतना बड़ा प्रॉफिट करेगा? 2 से 2,500 के टारगेट के लिए रुकेगा वो? 2 से 2,500 के प्रॉफिट का वो वेट करेगा एट द टाइम ऑफ विनिंग? 90% चांस है वो 1,000-1,500 देखते हुए कट कर देगा, राइट? चलो मैं उसमें 1,500 पकड़ता हूं। अगर 1,500 पकड़ता हूं तो समवेयर अराउंड, उसमें से ब्रोकरेज टैक्सेस काट के, मतलब समवेयर अराउंड वो कितना कमाएगा? 10 से 12,000। चलो 12,000 टेंटेटिव पकड़ो। ठीक है? 12,000 के आसपास। यहाँ पर उसने 20 लॉस किया, 20 प्रॉफिट किया, ओवरऑल 8,000 का लॉस हो गया। विद इन 10 डेज के अंदर उसने लॉस किया 8,000। अब क्या इस बंदे से किसी ने ये पूछा कि इसकी इनकम कितनी है? नहीं, यहां पर तो वो बातें हो ही नहीं रही है। यहाँ पर से सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है कि आपका कैपिटल इतना है, उस पर रिस्क कितना लो। नाउ लेट्स अज्यूम कि उस बंदे की सैलरी है 35,000 रुपए। 30 दिन काम करने के बाद, इतना घसने के बाद वो 35,000 रुपया महीना कमा रहा है। आज उसने 10 दिन में 8,000 रुपया लॉस कर दिया, राइट?
तो क्या लगता है आपको 10 दिन के बाद ये रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेगा या रिकवरी के लिए सोचेगा? क्या करेगा वो? रिकवरी या रिस्क मैनेजमेंट? रिकवरी, राइट? रिकवरी के बाद क्या वो एग्जिट के लिए सोचेगा? रिकवरी के बाद क्या वो एग्जिट करेगा? मार्केट से बदला लेगा। तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो हमारा कैलकुलेशन है, ये जो हमारी गोल्डन सा रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट है, क्या ये 10 दिन भी टिक पाया? प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या ये 10 दिन भी टिक पाया? अच्छा, मैंने यहाँ पर कंडीशंस बहुत मतलब बहुत लीनियंट लिया हुआ है कि 50% मैंने एक्यूरेसी रखी है, यहाँ पर मैंने जीरो ओवर ट्रेडिंग किया हुआ है, यहाँ पर मैं लगभग लगभग 1500 के आसपास प्रॉफिट पकड़ रहा हूँ, नियर टू टारगेट। ठीक है, सब कुछ मैंने अच्छा अच्छा पकड़ा है, यहाँ पर कुछ भी एक्सटेंसिव नहीं पकड़ा हुआ, फिर भी बंदा 8000 के आसपास लॉस कर रहा है, तो कहां से फॉलो करेगा ये कंसेप्ट? इतना डिसेंट, इतना डिसिप्लिन के साथ चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी 8000 का लॉस हुआ, क्या उसको रात को नींद आएगी? क्या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर इस चीज का तो जिक्र हो ही नहीं रहा है। क्या 1 लाख रुपया कैपिटल जरूरी है इस बंदे की 35 लाख रुपया की सैलरी हो? इस 35 हजार की सैलरी में से उसने 6 महीना काट कूट करके एक दो बार होटल रेस्टोरेंट नहीं जाते हुए उसने 1 लाख रुपया जमा किया था, उसमें से जस्ट इमेजिन 8000 का लॉस हो चुका है, तो क्या वो सर्वाइव करेगा? एग्रेशन में नहीं आ जाएगा? क्या वो चुपचाप डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलेगा? अगर ऐसे ही होता तो 90% लोग लॉस करते? नहीं करते ना। सिंपल सा फंडा है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कंसेप्ट, ये है आपका 1 महीने का बजट। 1 महीने के बजट के अंदर भी अगर आप ये पूरा 10,000 भी गवा देते हो ना, ये फिर भी आपका प्रेजेंट और फ्यूचर सिक्योर्ड। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा डिफरेंशिएट है ऐसे सोचने में और सिर्फ कैपिटल पे रिस्क के ऊपर सोचने के लिए। कैपिटल आपके पास अगर आज 1 करोड़ भी है ना, तो उसको ऐसा मत समझो कि आपका 1 करोड़ है तो आपको सर ये 10,000 का क्या फर्क पड़ेगा। ये वो जस्ट इमेजिन कि इसमें से जब आपका ब्लीडिंग होना स्टार्ट करेगा ना, कभी लाख चला गया, कभी 3 लाख चला गया, कभी 5 लाख का चला गया, कभी 10 लाख चला गया, तब आपको समझ में आना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए कैपिटल के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहो। कैपिटल का खेल ही नहीं है ये। एक ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है। कोई बंदा अगर 1 लाख रुपया किसी के पास है तो वो 100 रुपए का रिस्क लेगा। दूसरा ट्रेडर 1 लाख उसके पास है तो वो 1,000 का 10,000 का भी रिस्क लेगा। तो हर किसी की एपेटाइट अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन योर रिस्क। तो यहाँ पर आपको वो मैनेज करते हुए चलना है। ट्रेड लेने से पहले आपके पास ये क्लियर एक इंडिकेशन होना चाहिए, मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूं, इसमें मेरा इतना रिस्क है। 500 से ज्यादा मैंने वीडियो पोस्ट किए, कभी आपने मुझे आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखा है? कभी आपने मुझे आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखा है? चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए, सर्जिकल स्ट्राइक आ गई, नोटबंदी आ गई, आपका यूक्रेन वॉर आ गया, कोरोना आ गया, कभी मैं अपने एपेटाइट के बाहर गया हूं? कभी भी नहीं। क्या लालच मेरे अंदर नहीं है क्या? बिल्कुल है। ये सब चीजें मैं कैसे टैकल कर पाता हूं? एक, मेरे पास शेर खान की ये चीजें होती रहती है, उनको देखता रहता हूं। दूसरा, जो मेरा गोल है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है कि मुझे इस अकाउंट से 18 करोड़ निकालने, जब मेरा बेटा धीर 18 साल का हो जाए, जब वो 18 ईयर्स का होगा, मुझे उसको 18 करोड़ देना है। आज वो 6 साल का है, 12 साल बाद मुझे उसको 18 करोड़ देने हैं। सिंपल सा फंडा है। तो मेरे पास 12 साल है, अगर आज मैंने ट्रेड नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ेगा। गोल है, डिफाइंड है, उस स्पीड से हिसाब से मैं चल रहा हूँ, सब कुछ क्लियर है। तो चाहे कल मार्केट 1000 पॉइंट खुलता है ऊपर या नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने गोल को फोकस करते हुए चलूंगा। आपके लिए दिक्कत ये होती है कि आपका पहली बात तो गोल नहीं है, गोल के साथ आपके पास ये चीजें क्लैरिटी नहीं है कि कल किसमें ट्रेड करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, कितना रिस्क अमाउंट है। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको मैं कोई एक सुनसान सड़क पे एक रैंडम वॉक के लिए बोलता हूँ कि यहाँ से आप वॉक करो, और आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं खड्डे आ सकते हैं, तो आप डरोगे ना। यही अगर मैं आपको अपनी बाइक की चाबी देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि देखो धीरे, यहाँ से सीधा जाना,
राइट जाना, वहां पर खड्डा आएगा, आपको वहां से बच के जाना है, तो आप कॉन्फिडेंटली कहाँ फील करोगे, वॉक पे या बाइक पे, कहाँ कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, कहाँ कॉन्फिडेंट फील करोगे, एब्सोल्युटली बाइक वाली सिचुएशन पे आप फील करोगे, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि यहाँ से सीधा जाना है, आपको राइट मारना है, राइट मारते हुए जैसे ही आप राइट मारोगे तो वहां पर एक खड्डा है, तो उसको संभालते हुए जाना, ऑब्वियसली आप वहां पर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बस ये जो थिन लाइन है ना आपके और मेरे बीच में, यही है कि मेरा गोल डिफाइंड है और सब कुछ प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, कि मुझे क्या 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 करना है और कैसे 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 करना है। आपका वो नहीं है। अगर आप भी वैसे बनना चाहते हो तो यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ। आज 1 घंटा बैठो, खुद से डिस्कस करो कि क्या चाहते हो आप मार्केट में से, कितना पैसा चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 20 करोड़ कमाना चाहते हो, प्रैक्टिकली सोचो। अब आज आप लेट्स से फॉर एग्जांपल 25 साल के हो, 20 करोड़ कमाना चाहते हो, ठीक है, इसको डिवाइड बाय मैं 10 ईयर्स करता हूँ। 10 ईयर्स के हिसाब से मेरा ये गोल है, 10 ईयर्स के हिसाब से मेरा ईयरली गोल इतना होगा, ईयरली गोल के हिसाब से मैं मंथली गोल इतना होगा, मंथली के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है, अगर मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कमाना है तो मुझे फिर 1 लाख रुपए रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं, ये मेरा गोल गलत है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 12 ईयर्स कर दूंगा, फिर मैं आऊंगा ईयरली, फिर मैं आऊंगा मंथली, फिर मैं आऊंगा डेली। हाँ, अब मेरा गोल बैठता है, इतना मेरा रिस्क एपेटाइट है, तो मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ इन 12। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली अपना गोल सेट करना। ऐसा नहीं कि बस मुझे 20 करोड़ कमाना है सर। अरे कैसे कमाना है 20 करोड़, कुछ ब्लूप्रिंट है आपके पास, कैसे करोगे, कितना आपका रिस्क एपेटाइट है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपकी इनकम कितनी है, उसके अगेंस्ट में आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका अभी मार्शल स्टेटस कैसा है, आपका मैरिड हो, फैमिली है, कौन कौन डिपेंडेंट है, ये सब चीजें कैलकुलेशन होती है। उस हिसाब से आपको अपना गोल डिफाइन करना चाहिए। गोल डिफाइन करो, देखो आपकी लाइफ कैसी इजी हो जाती है। मार्केट जब वेयर चलता है ना, तो वो टाइम पे बहुत कंट्रोल लगता है खुद को ट्रेड ना करने से। और वो कंट्रोल कैसा आता है, जब आपके पास गोल हो, आपके माइंड में क्लियर आ जाएगा, यार देखो ऐसे मार्केट में मैं ट्रेड करूंगा, मेरे 2 दिन का लेवल खराब हो जाएगा, 2 दिन का लेवल खराब हो जाएगा, फिर उसको मुझे कवर करना पड़ेगा, अल्टीमेटली मैं फिर अपने गोल से 2 दिन और दूर चला जाऊंगा। तो फिर ये चीजें माइंड में आती है और वो आपको लीड करती है कि ऐसे चीजों से आप दूर रहो। समझ पा रहे हो सब कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। ये जो बोलते हैं ना कि सर मुझे डर लगता है ट्रेड करने से, डर तो लगेगा ना सर, रैंडमली आप किसी भी रास्ते पे जाओगे तो डर तो है ही, डर तो है। हाँ, बट अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो फिर भी डर लगता है, तो देखो आपको थोड़ा स्टेप अप होना पड़ता है। किसी किसी में सिचुएशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से सर मैंने 3 रीजन ढूंढे, मैंने अपने पॉकेट साइज का रिस्क भी प्लान किया, बट फिर भी ना ट्रेड इनिशिएट करने के लिए डर लगता है। तो वहां पर क्या होता है ना, आपको थोड़ा आपको मेंटल अपना स्ट्रांग करना पड़ेगा। रिस्क लोगे तो ही रिवॉर्ड मिलेगा, रिस्क कुछ भी नहीं लोगे तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही नहीं। आप घर के बाहर उतरते हो, आप घर के बाहर जाते हो, क्या आपको गारंटी आप सेफ साइड घर पे रिटर्न आओगे? आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया, आप मेन हाईवे पे गए, इज इट गारंटी कि आप रिटर्न आओगे घर पे? कोई गारंटी नहीं है, राइट? कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो गया, ये वो, या आप अभी अभी करंटली सांस ले रहे हो, नेक्स्ट मोमेंट पे हार्ट अटैक आ गया तो क्या इसका मतलब ये कि आपने सांस लेना छोड़ दिया या बाइक चलाना छोड़ दिया? सिंपल सा फंडा है ना, आप ट्रेवल करते हो, आप फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे हो, क्या गारंटी है कि आप वहां पर लैंड करोगे? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप फ्लाइट में नहीं जाओगे, जाओगे ना, आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो सेम चीज ये भी है। अगर आपका गोल है कि आपको 20 करोड़ कमाना है, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो बात को ट्रेडर? बिना इनिशिएट किए हुए कुछ नहीं होगा। इनिशिएट करोगे तो ही तो आप रिस्क लोगे, तो ही तो आपका रिवॉर्ड होगा, तो ही तो आपका गोल क्लियर होगा। अगर आप इनिशिएट ही नहीं करोगे, सब मुझे ऐसा कुछ बताओ कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठूं और मेरे जेब में 20 करोड़ आ जाए, क्या हो सकता है? क्या पॉसिबल हो सकता है? क्या पॉसिबल नहीं हो सकता ना पॉसिबल। तो इनिशिएट करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। हाँ, इनिशिएट करो, प्लानिंग के साथ करो, रीजंस के साथ ट्रेड करो, आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो डर नहीं लगेगा आपको, कोई डर नहीं है। 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करके देखो, नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, अभी भी ऐसा सोच रहे हो
कि सर देखो आप सब कुछ ठीक है, सही है, बट मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो यहां पर देखो, अगर बैंक निफ्टी में काम करना है तो क्या करोगे, इसको कम करोगे? क्या आप अपने घर पे कम खाना बना के या खाना नहीं बना के ट्रेडिंग करनी बैंक निफ्टी में, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। क्या आप अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करते हुए आप ट्रेड करना चाहते हो? नहीं। चलो आप इसको 5000 भी कर दो, इसको आधा भी कर दो, तो भी क्या एक्चुअल में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर मैं 1,50,000 करता हूँ, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, 1,50,000 पर मंथ आप कमाते हो, उसमें से आपका घर का खर्चा इतना है, ये इतना है, आपने और 50,000 सिक्योरिटी के हिसाब से लगा दिया आपने, बाकी का जो आपका अमाउंट है, देन यू कैन थिंक ऑफ इट। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, एफएनओ में ट्रेड करना है, तो आपको यहाँ पर सर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। खेल में आना है तो आपको इंक्रीमेंट, आज अगर गोल्फ कोर्ट में आपको एंट्री चाहिए, गोल्फ खेलना है, तो क्या कोई बस्ती में रहने वाला बंदा जा सकता है क्या वहां पर? नहीं जा सकता ना। गोल्फ के यहाँ पर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चे होते हैं, इतना चार्जेस लगता है, ये वो कौन अफोर्ड कर सकता है? मिलेनियर्स बिलियनियर्स अफोर्ड कर सकते हैं, आप और मुझ जैसा मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता उसको, तो ऑब्वियसली हम वो नहीं खेल पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अगर आपका एफएनओ करना है तो सर आपको अपना बेसिक इनकम बढ़ाना पड़ेगा, बेसिक इनकम बढ़ेगा तो आप इसको कंट्रोल में रख सकते हो, तो फिर आप प्लान कर सकते हो कि हाँ आपको एफएनओ में ट्रेड करना है, यस और नो। आई होप आप इन पॉइंट को समझ रहे हो, और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपने क्लियरली समझ लिया है। किसी को कोई भी डाउट इसमें, डू लेट मी नो, नहीं तो हम आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, बहुत हैमर किया हुआ मैंने आपको। स्विंग ट्रेडिंग का रिस्क बजट एक्सप्लेन करो ना शॉर्ट में। स्विंग ट्रेडिंग का अभी नेक्स्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर, शॉर्ट में क्यों, इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग का ही डिस्कस करने वाले हैं। संदीप कुमार जी, ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं मैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं मैं। सर घर का खर्चा डिपेंड करता है डियर, कैसे निकालें, मतलब डियर अभी हर किसी का अपना रहता है ना, कुछ तो अमाउंट होगा ना आपका। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी तो मार्च तो लगभग अभी हम लोग 6 मार्च के आसपास आ गए, आप कैलकुलेट करके देखो, जैसे हर कोई मिडिल क्लास आदमी बनाता है, चलो आई एम 20, तो अभी घर पे तो देना पड़ता होगा ना कुछ तो आपको, जो भी आपकी इनकम हो उसके हिसाब से कुछ तो आप पेरेंट्स को देते होंगे ना आप, दैट इज योर घर का खर्चा। या तो जॉब कर रहे हैं और उनका क्या जो एक सेविंग्स रखे हैं, सपोज 20 लाख, सपोज 20 लाख रखे हो डियर आप, तो उसको आप लेटर स्टेजेस पे आप लेके आ सकते हो, एज ऑफ नाउ नहीं। एज ऑफ नाउ उसका एफडी बनाओ, उसको अभी नहीं लेके आ सकते आप, इनिशियल स्टेज के ऊपर आप लेके आएंगे वो लॉस कर दोगे। देखो डियर संदीप, आप एक लॉट से काम कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो आप, पर जस्ट इमेजिन वो 20 लाख में से अगर थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ, तो क्या आप उसको आप हैंडल कर सकते हो? अगर हैंडल कर सकते हो तो यस, नहीं तो फिर एज ऑफ नाउ आप तैयार नहीं हो, उसमें भी लिमिट बना के रखो फिर। फॉर एग्जाम्पल वो जो 20 लाख आपकी सेविंग है, आप एक साल में हो और वहां पर आप कितना ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 5 लाख ऐड कर सकते हो, तो आपका आप 5 लाख तक रिस्क ले सकते हो, मतलब आपका सालाना 5 लाख यहाँ पर हुआ, तो लगभग 60,000 के आसपास आप मंथली आप रिस्क ले सकते हो, उसको डिवाइड करो 20 से, तो 3,000 का आपका रिस्क लिमिट है पर डे। मतलब आप जितना कवर अप कर सकते हो एक साल में, उतना का बजट बनाओ, उतने को डिवाइड करो 12 मंथ में, उतने को डिवाइड करो आपको 1 मंथ में, और उतने को डिवाइड करो आप 20 डेज, वैसा करो, ताकि आप एक साल अगर लॉस भी जाते हो तो आपका 20 लाख कम नहीं होना चाहिए, उतना आपका कवर अप हो गया बाकी सोर्स ऑफ इनकम। सिंपल। सर ट्रेडिंग के प्रॉफिट सैलरी निकाल के, सैलरी से ज्यादा होना चाहिए तो सरवाइव कर पाओगे, और आप फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में मैं लास्ट सेशन में बात करता हूँ, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी पेपर ट्रेड करने से डर नहीं लगता तो मुझे क्या करना चाहिए? पेपर ट्रेड से तो डियर, पेपर ट्रेड में मेरे पास 3 फरारीज हैं,
और 2 लैम्बोर्गिनी का ऑर्डर दिया हुआ मैंने अभी पेपर ट्रेडिंग करते करते। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर 40,000 सैलरी है तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं कर सकते ना डियर। आज 40,000 आप समझो इस बात को। आई होप आपके मे बी किड्स वगैरह हो या क्या, तो उसका एक्सपेंसेस, घर का खर्चा, फ्यूचर के हिसाब से 40,000 सैलरी डियर एफएनओ के हिसाब से बहुत कम है। बहुत मतलब बहुत कम है डियर। सर मेरा सैलरी 22,000 अलॉन्ग विद ओवर टाइम ब्रो। ओके, तो डियर अभी आपको पहले आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट आपके लिए काइंड ऑफ मंथली एसआईपी करो तो ठीक है, ट्रेड तो करो ही मत बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम है वो। देखो ये जो चीज है ना, मैं जो कमेंट कर रहा हूँ बहुत कम है ये वो वगैरह, ये मैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। प्लीज इसको डीपली अपने अंदर मत लेना कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मार्केट में आपके आगे चल के इनकेस लॉसेस होते हैं ना, तो आप उसको उस चीजों से उभर नहीं पाओगे। वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं उन सिचुएशंस में देखूं। सुमेंदा आपका क्या सवाल है डियर? मुझे अभी तक आप सिर्फ ऐसा ही लिख रहे हो मुझे, बट दिख नहीं रहा आपका सवाल क्या है। So if I post chart, can you please tell me that my reading was well or I making mistakes? अंजानी डियर, आपने सैटरडे वैसे आपको होता है, आपने कुछ बहुत लोगों ने व्हाट्सएप किया, उनको रिप्लाई आया, आपने मुझे व्हाट्सएप किया ही नहीं आई थिंक। सो प्लीज क्लैरिफाई एज आई चेक दे आर ओनली शोइंग डिलीवरी। क्या डिलीवरी मतलब एग्जैक्टली क्या है एग्जैक्टली, किस चीज का? नहीं बुनिया, मैं नहीं देखता हूँ डियर। ओके, ओके चलो 12:33 हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप ब्रेक लो। 12:34 हुआ है, 12:46 के आसपास रिटर्न आ जाओ, आप थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, कॉफी वॉफी पी लो आप, फिर हम लोग रिज्यूम करते हैं सेशन। ओके, पर्सपेक्टिव लगता है दोनों। Till now, I have followed all these things you have explained. As I too have done many mistakes in beginning and learned a lot. I am a housewife, so no such earnings. Thankfully, my husband has a comfortable earning. My work is to manage the finances. Okay, great. But now I want to earn for myself. I get pocket money of 10,000 per month, which can I use for trading. Absolutely, same exact same चीज़ आप follow कर सकते हो for intraday. So actually, I checked that in future Nifty Bank only delivery option showing how can do intraday. डियर डिलीवरी और उसमें बात एक ही है, फर्क क्या पड़ता है? दोनों का मार्जिन तो सेम ही लगता है। दोनों का मार्जिन सेम ही लगता है। इनफैक्ट मार्जिन सेम है तो आराम से डिलीवरी लेके बैठो, 3:20 3:25 तक भी होल्ड कर सकते हो इफ यू वांट टू। So in Bank Nifty options, when we execute a trade, in I am able to keep stop loss, but I can't place target. Why? मार्जिन कम होगा ना डियर, मार्जिन कम की वजह से होता है ये, मार्जिन कम की वजह से होता है ये। Okay, let's start with the swing trading money management. Now let's say आपको दो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ट्रेडर्स, तो ही आप ये दोनों एक साथ क्यों नहीं ओपन होते हैं? ओके, आई होप सब रिटर्न आ चुके हैं। स्टार्ट करें ना हम लोग, स्टार्ट करें ना? साहू साहब कुछ और भी लिखो, सब वही वही लिख रहे हो। ओके ठीक है चलो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए
जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसके पहले आपको 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो 2 रूल्स फॉलो करोगे आप तो ही आपकी काम की चीज है। रूल नंबर 1, इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल इन वन गो। जैसे 2015 में लगभग एंड में, 2016 के एंड स्टार्टिंग में ही मैंने 2 लाख रुपीस एक साथ इन्वेस्ट किए थे फॉर माई स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको भी एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसके कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। 1 लाख हो गया, 10,000 हो गया, 5 लाख हो गया, व्हाट्सोएवर, जो भी अमाउंट आप कंफर्टेबल हो, आपको एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, नेवर विदड्रॉ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स विदड्रॉ नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना, वो लोग आगे समझेंगे। ये 2 रूल एज ऑफ नाउ फॉलो करोगे तो ही ये आपके काम की चीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि मैंने 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे, और उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने बताइए अब ये, यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो यहाँ डिलीट कर देते हैं। उसको मैंने क्या किया, प्रॉपर 10 हिस्सों में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। लाइक 20,000 के 10 कॉलम्स यहाँ पर बन गए। देन व्हाट वी डिड, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे एक्सिस बैंक में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने एक्सिस बैंक को बाय किया 20,000 में। ठीक है जी, 20,000 का हमने एक्सिस बैंक बाय किया। नाउ लेट्स से 6-8 दिन के बाद अच्छा सेटअप बन गया, मतलब मोमेंटम अच्छी बन गई, और उसमें मैंने नेट नेट 10% कमाया। तो अगर मैं यहाँ पर ये रूल को फॉलो करता हूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 10% के प्रॉफिट के साथ 22,000 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अब मुझे आगे चल के 1-2 दिन के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड सेटअप मिलता है। तो अगर मैंने ये रूल नंबर 2 फॉलो किया है और मैंने यहाँ 22,000 लिखा है, तो मैं एसबीआई जो है बाय करूंगा कितने का, 22,000 रुपीज का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरा पहले वाला कमाया हुआ प्रॉफिट और मेरा लेट्स से जो इनिशियल कैपिटल था, मैं दोनों यहाँ पर री इन्वेस्ट कर रहा हूँ टू ब्रिंग सम मोर प्रॉफिट। अगर मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? अगर मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसको कौन सा ग्रोथ बोलते हैं? कंपाउंडिंग ग्रोथ बोलते हैं उसको, ट्रेडर्स कंपाउंडिंग ग्रोथ बोलते हैं। अगर प्रॉफिट आपका प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग ग्रोथ। ओके, दैट इज व्हाई हम कभी भी अपना प्रॉफिट विड्रॉल नहीं करते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई में ट्रेड चल रहा है, इन बिटवीन आपको बायोकॉन में ट्रेड सेटअप दिख गया। सो व्हाट यू विल डू, बायोकॉन आप बाय करोगे 20,000 का। ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका लेट्स से ये कॉलम बिजी है तो आप इसको मौका दोगे, अगर ये दोनों बिजी है तो आप इसको मौका दोगे, ये तीनों बिजी है तो आप इसको मौका दोगे। अब उससे पहले लेट्स अज्यूम कि आपका ये कॉलम खाली हो जाता है, तो आप पहले इसको मौका नहीं दोगे, आप पहले इसको मौका दोगे, क्योंकि आपका ये रनिंग हो रहा है। अब देखो, ये जो कॉलम वाइज है, इस सिस्टम को फॉलो करने से आपके होंगे 2 फायदे। एक, आपको कभी भी अपने ब्रोकर अकाउंट में जाकर नहीं देखना है कि कितना अमाउंट पड़ा है, मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड में कितना अमाउंट वगैरह लगाऊं, जो भी एक्सवाइजेड जो कंफ्यूजन होती है, आपके पास ऑलरेडी एक अमाउंट फॉर एग्जांपल रेडी रहेगा कि इस कॉलम में कितना पड़ा हुआ है, ये है मेरा फ्री कैश। अब मैं इसमें इतना, जो भी नेक्स्ट ट्रेड में जो दिखेगा, मैं इतना इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कॉलम वाइज चलते हो तो आपका 60-70% कॉलम बिजी रहता है, 20-30% कॉलम आपके फ्री रहते हैं। वो कॉलम को आप यूज कर सकते हो कौन से दिन पे? नोटबंदी हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, आपका लेट्स से एफएम का जो ये अनाउंसमेंट आया था, कॉर्पोरेट रेट टैक्स कट हो गया। तो उस दिन पे क्या होता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, 10-15% नीचे जाएगा, और आपको बाय करने होते हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, जो भी क्वालिटी स्टॉक्स है हमारे, टीसीएस,
उनको बाय करके नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर आपके 10-15% वहां पर आपकी कमाई हो जाती है। तो वैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपके पास 20 से 30% आपके पास कैपिटल पड़ा होना चाहिए। अब इसका जो प्रैक्टिकल मेरा 2019 का शीट है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, तो आपको एक आइडिया आ जाइए। अपडेटेड नहीं है बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वो है ये शीट। यहाँ पर देखो 20 वाला कॉलम 36,000 के आसपास हो गया, ये 22 वाला कॉलम 24 के आसपास हो गया, ये 22 वाला कॉलम 33 के आसपास हो गया। यहाँ पर देखिए ये 20 वाला कॉलम 40,000 हो गया, 40,000 वाला कॉलम 51,000 हो गया। 51,000 को हमने कर दिया दो ट्रेड्स में डिवाइड, मतलब दो इसमें डिवाइड कर दिया। अब ये वाला कॉलम देखो यहाँ पर 36,000 के आसपास हो गया एंड ये वाला कॉलम 40,000 के आसपास यहाँ पर हो चुका है। ये एक्सेल शीट देखने के बाद दो चीजें आपके माइंड में आई होगी। पॉइंट नंबर 1 कि क्या सर इसमें लॉसेस नहीं होते हैं? एब्सोल्युटली लॉसेस होते हैं। देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ जो सबसे बड़ा लॉस हुआ था मेरा, ईसीई इंडिया, ठीक है, एक कंपनी का नाम है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था 36,000 के आसपास, क्योंकि उसमें ब्रेकआउट वाली कैंडल बहुत बड़ी थी। तो मैंने जब उसको एंट्री किया, जब मेरा स्टॉप लॉस नीचे का हिट हुआ तो बहुत ज्यादा नीचे था वो, तो मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पर देखो 14,000 15,000 के आसपास लॉस हो गया। तो ये लॉस क्या मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे फर्क पड़ गया? नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ जो है मेरा 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो है। तो अगर इसमें इतना लॉस हुआ भी तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो को उसने डैमेज नहीं किया। पॉइंट नंबर 2, सर ये स्टॉक्स के नाम तो हमने सुने ही नहीं है कभी, कीटेक्स, एनडीएल, जीईटी, आरसीएफ, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, स्विलेक्ट एनर्जी, क्या देखे आपने कभी ये स्टॉक के नाम सुने हैं कभी? क्या स्टॉक के नाम सुने हैं कभी आपने ये? संदीप कुमार जी, मैं चैट्स नहीं देख रहा हूँ डियर, क्यों लेट ज्वाइन करते हो आप? डोंट वरी, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कोई बड़ी पॉइंट नहीं मिस किया। नहीं सुने ना आपने कभी? देखो ये जो स्टॉक्स हैं ये हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ट्रेड टाइगर, अब जैसे ये मैकबुक में आईमैक में ट्रेड टाइगर नहीं चलता है, सपोर्टिव नहीं है उसके लिए, ना ही क्रिएट हुआ है। तो जो ट्रेड टाइगर वाला ऑप्शन है वो मैं आपको लास्ट डे पे बताऊंगा, जब हम लोग मैं अपना बड़ा पीसी यूज करूंगा, तो वहां पर मेरे को याद करवा देना सर याद से कि ट्रेड टाइगर में कहाँ देखना होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए? उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक वेबसाइट, और वो वेबसाइट का नाम है charting.com। एक बार मैं हटा दूं। ये है वो वेबसाइट। ओके, मैं इसका आपको ये भी दे देता हूं। ये charting.com, ये आप अपने पास रख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको क्रिएट स्कैन। कुछ लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको जाना है यहाँ पर क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट स्कैन पे क्लिक करने के बाद ये प्लस बटन को दबाइए और यहाँ पर जाइए वॉल्यूम पे। ठीक है, लेटेस्ट खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम पे आपने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन, फिर अगेन वॉल्यूम पे आप जाओ, ये वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा लेटेस्ट को 1 डे अगो। ठीक है, एंड आपको रन करना पड़ेगा स्कैन। अब देखो ये जो भी फ्राइडे के दिन पे जो भी स्टॉक्स, मैं पूरे एनएससी और पूरे बीएससी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ऐसे स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनर लिस्ट के थे, अंदर थे, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके, अब इसमें आपको एक फिल्टर और लगाना है, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन, फिर आपको क्लिक करना है देखो यहाँ पर नंबर्स पे, ये आप यहाँ पर लिखोगे 100। ओके, और आपको यहाँ पर रन करना है। तो जो भी छोटे मोटे स्टॉक्स अपने पेनी स्टॉक्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब ये जो आपके सारे स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स आपको अपने रखने हैं रेडार पे। पहले ये समझ लो कि मैं इन स्टॉक्स को क्यों निकाल रहा हूँ। देखो अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि एक आप ऐसा माइंडसेट से ट्रेड करो, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेड करो आप, जहां पर आपको 10-15% कमाने के लिए आपको 2-3 महीने स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बट थोड़ा सेफ्टी वहां पर ज्यादा है।
और दूसरे होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स, जहां पर आपको 2-3 दिन के अंदर 10-15% मिलेंगे, बट थोड़े से रिस्की होते हैं, थोड़े से कम सेफ होते हैं। तो आप पैसा कहाँ लगाना पसंद करोगे? वेर यू विल इन्वेस्ट? कहाँ लगाओगे पैसा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। मिड कैप एंड स्मॉल कैप। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं लार्ज कैप में लगाऊंगा। देखो, अब उसको थोड़ा सा आपको ना समझना पड़ेगा। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्यों हमको मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा? देखो, लेट्स से अज्यूम करते हैं कि एक ये ब्रेकआउट है, ठीक है, ये आपका ब्रेकआउट है यहाँ पर। अब ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, एंड ये आपका टारगेट है समवेयर अराउंड। तो आप क्या चाहोगे? आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिले या कम से कम ट्रेड मिले? अगर ऐसे सेटअप्स पे काम करना है तो आर रेशो देखते हुए ज्यादा ट्रेड्स चाहते हो या कम ट्रेड्स चाहते हो? क्या चाहोगे? कम? अभिषेक जी, 1:4 का आर रेशो अगर आप फॉलो करते हो तो आप चाहोगे कि आपको कम ट्रेड्स मिले? डियर, जितने ज्यादा ट्रेड्स मिलेंगे उतना ज्यादा आपका कमाई होगा ना। एक्यूरेट हो ना हो, ज्यादा ट्रेड्स मैं बोल रहा हूँ। हर बार जब आप एक डील करते हो जहां पर आपका गंवाने का चांस 100 रुपया है, कमाने का चांस 400 रुपया है, तो आप ज्यादा ट्रेड करना चाहोगे ना। सिंपल सा फंडा है ना। तो ज्यादा ट्रेड कहाँ कब कर पाओगे? जब आपका पैसा जल्दी यहाँ पर आपका बन जाएगा, मतलब जल्दी ट्रेड्स आपके खत्म हो जाएंगे, या आपका पैसा 2-3 महीने के लिए, एक कॉलम आपका 2-3 महीने के लिए ब्लॉक रहेगा। बताइए, 2-3 महीने के लिए ब्लॉक रहेगा, वहां पर आप पसंद करोगे या आप मिड कैप स्मॉल कैप में ट्रेड करोगे? जल्दी खत्म होने वाले, जल्दी खत्म होने वाले पे काम करोगे ना। समझ पा रहे हो संदीप कुमार जी? लार्ज कैप सेफ्टी, सेफ्टी हर बार सेफ्टी जरूरी नहीं हो, आपकी सही सेफ्टी हो। समझे आप? ओके। तो इसलिए मैं इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। अब करना क्या है, प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा? अब एज ऑफ नाउ आपके पास कोई लिस्ट है नहीं, हो सकता है कि आप अभी तक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब अगर ट्रेड टाइगर होता तो मैं आपको दिखा देता, इसमें ट्रेड टाइगर नहीं चलता, मैं आपको बता दूंगा मैं ट्यूसडे के दिन पे जब अपना स्टॉक्स वाला होगा ट्रेड। देखो, उसमें क्या करना होता है, उसमें तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली एक ऑप्शन पे जाओ और वहीं से आपका प्लेलिस्ट पूरा बन जाता ही है। बट अगर आपके पास ट्रेड टाइगर नहीं है आप, तो इसलिए आपके लिए बेस्ट है कि आप यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो। देखो, ये जो सब सारे स्टॉक्स है ना, ये स्टॉक्स आपको यहाँ पर मैन्युअली बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर आपने देखो ये मैन्युअली मैंने लिस्ट बनाई ना एक, ये छोटी मोटी लिस्ट मैंने बनाई है एग्जाम्पल के हिसाब से। ये आपने बनाया यहाँ पर एक रफ वॉच लिस्ट, जो भी यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिखे, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर C8 लिमिटेड देखा, तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे C8 लिमिटेड। ओके, तो ऐसा करते हो आपने एक लिस्ट बना रखी है, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा रफ वॉच लिस्ट। अब इसको हम फेयर वॉच लिस्ट कैसे बनाएंगे, जिसपे एक्चुअल हमको ट्रेड करना है? उसमें चेक करेंगे हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या चेक करना होता है नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे। प्रोसेस समझ लो पहले, प्रोसेस क्या किया हमने। यहाँ पर हमने पहले फिल्टर किया स्टॉक्स को, स्टॉक्स को फिल्टर करने के बाद हमने बनाया यहाँ पर चौथी वाली जो लिस्ट है हमारी, ये है रफ वॉच लिस्ट। रफ वॉच लिस्ट में हम लोग एक एक का फंडामेंटल चेक करेंगे, उसके बाद बनेगा हमारा यहाँ पर फेयर वॉच लिस्ट। फेयर वॉच लिस्ट में क्या करना है, जस्ट हमको ये देखना है क्या कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। क्या कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, हाँ ब्रेकआउट बन सकता है, देखते हैं इसको। क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। क्या इसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, नहीं है। क्या इसमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। ऐसे करते हुए आपको जिस दिन स्विंग ट्रेड करना है उसके एक दिन पहले आपको रेडी रहना है कि हाँ बॉस देखो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, अब मुझे इसके हाई के ऊपर एंट्री करनी है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। एक तरीका ये है। दूसरा, अगर ट्रेड टाइगर मैं आपको ट्यूसडे के दिन दिखाऊंगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए आपको बार बार मैन्युअली आपको यहाँ पर ही नहीं लिखना पड़ेगा, ये पूरा मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। वहां पर आप आराम से अपना एक लिस्ट बनाते हुए, इसमें भी आपके लिए आराम है, बट आपको स्टार्टिंग में 1 महीने तक 200 300 400 स्टॉक आपको जमा करने पड़ेंगे। फिर आप उसको कर सकते हो कि चलो अब मेरा ये लिस्ट बन चुका है,
अब जब भी अपना स्विंग ट्रेड वाला अपॉर्चुनिटी बनेगा तो मैं उसमें ट्रेड करूंगा। आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि कैसे प्रोसेस पे हमने यहाँ पर किया हुआ है। किसी को कोई डाउट, डू लेट मी नो कि नहीं समझ में आया या कुछ रिपीट करना है, डू लेट मी। हाउ विल फाइंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप, हाउ टू फाइंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। फिर अभी मैंने वही तो बताया जस्ट अभी आपको। सो वी नीड टू एनालाइज इन डेली टाइम फ्रेम। बिल्कुल, छोटे स्टॉक्स हम डेली टाइम फ्रेम पे ही काम करते हैं। फंडामेंटल क्या देखना अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, बोलना थोड़ा सा वेट करो। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है तो एक बार यस लिख दो तो मैं आगे बढ़ू। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ओके, एक सेकंड। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट टाइम फ्रेम गुड होगा? बिल्कुल होगा, हम लोग डिस्कस करते हैं ना आगे भी, डोंट वरी। टेक्नो फंडा अप्रोच बोलेंगे इसको, बिल्कुल, काइंड ऑफ। ओके, अब यहां पर हम लोग, एक सेकंड। अब देखो, एक ये एक्सेल शीट है जो आज आपको मिल जाएगी, विराज आपको सेंड कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको जैसे ओपन करोगे आप थोड़ा, अगर आप ये यूज करो, माइक्रोसॉफ्ट यूज करो तो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। जस्ट आपको देखो यहाँ जाना है, ये दिख रहा है आपको, लिस्टेड ऑन बोथ प्लस एनएससी ओनली, यह आपको जाना है। ओके, अब यहाँ पर इस एक्सेल शीट का क्या फायदा है? यहाँ पर सबसे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि आपको कोई टायर इंडस्ट्री के बारे में जानना है कि कौन से स्टॉक्स लिस्टेड हैं, या कौन से स्टॉक शुगर इंडस्ट्री में लिस्टेड है। तो यहाँ पर आपको मुझे एक्चुअली ये आता नहीं है, इसमें मैंने कभी यूज नहीं किया है। यहाँ पर आपका आई थिंक फिल्टर, इसका कैसा यूज होगा मुझे याद नहीं है, क्योंकि यूज किया ही नहीं कभी मैंने इसको। ओके, यहाँ पर देखिए ये लेवल्स पे आते हैं तो हम लोग को दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एफएमसीजी वाला सेक्टर देखना है, तो ये एफएमसीजी वाला सेक्टर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी लिस्टेड स्टॉक है इसके अंदर। तो लेट्स से इसका फायदा क्या? एक तो फायदा आपका ये है कि आपके सारे स्टॉक्स फिल्टर आउट हो जाते हैं अगर आपको किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है। दूसरा फायदा इसका ये है, लेट्स से आपको जीकेबी वाला चार्ट देखना है, तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन चार्टिंग। जैसे ही आपने चार्टिंग पे क्लिक किया, ये आपका चार्ट ऐसा ओपन हो जाएगा। तो डायरेक्टली उसमें हाइपरलिंक्स दी हुए हैं, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये आपका ऐसा ओपन हो जाएगा कि आपको इसमें ट्रेड वगैरह देखना है, ब्रेकडाउन बन रहा है, ब्रेकआउट बन रहा है, और डायरेक्टली इसमें ही, इसके अंदर ही वो ओपन हो जाता है। ओके, जैसे भी किसी भी कोई पिटिलेट देखना है तो डायरेक्टली आपका ही ओपन हो जाएगा। तो एक तो इसका यूज ये है कि आप डायरेक्टली इसके चार्ट्स वगैरह देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सेल शीट। ओके, दूसरा, अब जब ये एक्सेल शीट बनी थी, ये बनी थी 2018, तो वो टाइम पे क्या था, मैं दो वेबसाइट यूज करता था। मैं एक यूज करता था मैं मेरा screener.in, और दूसरा मैं यूज करता था मैं मार्केट मोजो। ओके, वो टाइम पे दोनों के दोनों फ्री थे, तो इसलिए हमने इसके हाइपरलिंक्स यहाँ पर डाल दिए। अब कैसा है ना, 2019 के बाद मार्केट मोजो जो है ना वो पेड हो चुका है। ओके, और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैं दो वेबसाइट यूज करता था, एक था screener.in, दूसरा था मार्केट मोजो। अब मार्केट मोजो क्या है, पेड हो चुका है, एक्चुअल में उसका वैल्यू भी उतना है जो पेड होना भी चाहिए। अब उसके अंदर क्या देखना होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकेस आप फुल टाइम एज एन स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर देखना क्या है। तो ये एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ये है, इमेज है यहाँ पर, एक सेकंड। ओके, देखो इसमें बेसिकली चार चीजें हैं। ये चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये फंडामेंटली अच्छा है या नहीं। ओके, सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स के आसपास देखते हैं तो टेक्निकल्स में देखो उसने क्या यूज किया हुआ है, मूविंग एवरेज, एमएसीडी। तो ये तो हो गया यहीं पे कट, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर
यूज नहीं करेंगे। बाकी बचते ये 3। अब ये 3 में वेटेज कैसा दिया गया है? वेटेज दिया गया है 50% इसको, 25% इसको एंड 25% इसको। ओके, आपको ध्यान ये रखना है, आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 75% वो ओके होना चाहिए। क्या ओके होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए जिससे हम बोलेंगे कि फंडामेंटली अच्छा है या नहीं? क्या इसमें पॉजिटिव लिखा होना चाहिए? नहीं। हमको सिर्फ ध्यान रखना है ये इंडिकेटर, ये दिख रहा है आपको, ये इंडिकेटर। तो ये अगर ग्रीन है, उसके साथ लिखा हो माइल्डली पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हमारा कंसर्न सिर्फ ये कलर से। अगर यहाँ पर ग्रीन है तो यस, ये 50% ओके है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रे है तो नहीं चलेगा, यहाँ पर भी ग्रे है तो नहीं चलेगा। तो हमको क्या चाहिए था? 75%। यहाँ पर कितना हुआ? 50%। तो मतलब दिस कंपनी इज नॉट फंडामेंटली एज गुड एज फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचोगे कि सर ये सर ग्रीन रेड ये सब देख के हम लोग कैसे जज करेंगे? देखो, उसके लिए आपको ये वेबसाइट पे मैं लेके चलता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। एक सेकंड। ओके, ये वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे ना, कोई भी स्टॉक के बारे में अगर आप यहाँ पर देखो तो ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये एक फाइनल रिजल्ट बनाया गया है बाय कंपेयरिंग वेरियस फैक्टर। कंपेयर करेंगे इसको सेक्टर टू सेक्टर, इस सेक्टर के अंदर कैसा मोमेंटम है इसका, कैसा इसका स्टेक है, क्या है। इसके बाद इसका अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर इसका बोनस इशू हुआ है तो उसके बाद कैसा इसने रिएक्ट किया हुआ है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, पीई रेशियो कैसा है, ये सब कुछ करने के बाद फाइनली जो बनाता है वो ये ऐसा बनाता है कि इसका क्वालिटी कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है। जो ये हमने यहाँ पर इमेज देखा ना, ये वाला, ये जो हम इमेज देख रहे हैं, ये फाइनल इसका आप बोल सकते हो कि एक बोलते हैं ना मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट। इसके ऊपर हम इसलिए हम डिपेंड हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्रीन देख रहे हैं तो ये ओके है, यहाँ पर ग्रे देख रहे हैं तो नहीं चलेगा, ये ग्रे देख रहे हैं तो नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, दिस इज फाइनल मार्कशीट। ये इसी चीज का पैसा हमसे लेते हैं कि आपका हम काम इजी करके दे रहे हैं पूरा। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि 75% ओके होना चाहिए, यहाँ पर 50% है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये फंडामेंटली अच्छी नहीं है। डोंट इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। तो मतलब ये लाइफ इजी करते तो ऑब्वियसली उसका ये चार्ज करते हैं। इसको यूज सिर्फ तब करना है, इसको पैसा तब देना अगर आप फुल टाइम स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो। पार्शल के लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पार्शल चाहिए तो अगर आप फुल टाइम बनना भी चाहते हो तो भी आपको इतना खर्चा नहीं करना, तो भी कोई इशू की बात नहीं है। आपको मैं यहाँ पर ऑप्शन देता हूँ जो हम लोग यूज करते हैं, मतलब मैं यूज करता था, वो है फ्री वाली वेबसाइट। इंडियंस को हमको फ्री वाली वेबसाइट अच्छी लगती है, ऑब्वियसली जो भी फ्री में मिल जाए। तो यहाँ पर है फ्री वाली वेबसाइट जो कि है स्क्रीनर डॉट। ओके, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये हेडसन में चलते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, ये स्क्रीनर डॉट इन ओपन हो गया। ओके, अब यहाँ पर इस वेबसाइट पे पर्टिकुलरली मैं 4 चीजें देखता हूँ। मैं इस वेबसाइट पे पर्टिकुलरली मैं 4 चीजें देखता हूँ मैं। एक, पैग रेशो, दूसरा प्लेज परसेंटेज, तीसरा मैं देखता हूं मार्केट कैप, चौथा यहां पर हम देखते हैं आपका नेट कैश फ्लो। किधर गया? ये नेट कैश फ्लो। ओके, दीज आर द नेट कैश फ्लो। अब बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू दिस, मैं 10% सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल्स पे बिलीव करता हूँ, 90% आई एम अ टेक्निकल ट्रेडर। बट ये जो 10% में मैं चीजें देखता हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा, वो बहुत कुछ कवर करती है। एक आपको एक अच्छा सिनेरियो दे देती है अबाउट द कंपनी की एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या आपको सच में आपका पैसा यहाँ पर दाव पे लगाना चाहिए या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद लेट्स से आपका पैग रेशो। क्या होता है पैग रेशो? एनी आइडिया पैग रेशो बिफोर आई एक्सप्लेन? किसी को कोई आइडिया क्या होता है पैग रेशो? नो, कोई भी आइडिया नहीं? कहाँ सुना है कहीं पैग रेशो? पी डिवाइडेड बाय, गूगल आंसर मत देना मेरे को। पी डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके, नो आइडिया।
ठीक है, चलो हम सीखते हैं। देखो, पैग रेशो एक ऐसा रेशो है या एक लेट्स से ऐसा इंडिकेटर है, हमको ये बताता है कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है, क्या कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, या कंपनी ग्रो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तीन चीजें क्लियर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ पैग रेशो। अगर आपका पैग रेशो लेट्स से +0 से लेके +1 के बीच में, तो यहां पर आप रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इंडिया एज एन कंट्री ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, मतलब ग्रो करने में इंटरेस्टेड है और ग्रो करते जा रही है। अगर अपना पैग रेशो +1 से ज्यादा है, लेट्स से +1.5, +3, +4, व्हाटसोएवर, +1 से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं यूज करूंगा यूएसए। ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है ये, ठीक है। अगर आपका +0 से कम आता है, -0.5, -1, -4, -3, व्हाटसोएवर, तो यहां पर कौन सा कंट्री लिखेंगे हम लोग? एनी आइडिया? कौन से कंट्री को रेफर कर सकते हैं? पाकिस्तान, ठीक है। ग्रो करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है जी। अब मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है बेटा, पाकिस्तान तो छोड़ दो, देशभक्ति को हटा दो, कहां पैसा लगाओगे आप, इंडिया में या यूएस में? कहां पैसा लगाना पसंद करोगे आप? इंडिया में या यूएस में? देशभक्ति मत बताना मुझे, आप प्रैक्टिकली बताओ। अब देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं यूएस में और बाकी लोग बोल रहे हैं इंडिया में। जो यूएस में बोल रहे हैं उनके लिए खास मैं एग्जांपल दूंगा। लेट्स से एशियन पेंट्स और लेट्स से नैरोलैक, ठीक है, छोटी कंपनी है फॉर एग्जांपल नैरोलैक, ओके। एशियन पेंट्स का भाव चल रहा है अभी 3,000 और नैरोलैक का लेट्स से भाव चल रहा है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, 200, ओके। अब मैं ये कहता हूं आने वाले नेक्स्ट 2 साल में पेंट कंपनी में बूम आने वाला है, बहुत अच्छा बूम आने वाला है। तो क्या लगता है, ये डबल होगा क्या? कैन एशियन पेंट्स डबल इन 2 years? हो सकता है, मे बी। योगेश जी, एशियन पेंट्स का आपको मार्केट कैप पता है? 2 साल में डबल? जिसको ग्रो होने में 20 साल लग गए, वो 2 साल में डबल हो जाएगी? नहीं हो सकती बेटा, नहीं हो सकती 2 साल में डबल, ठीक है। नेरोलैक हो सकता है 2 साल में डबल? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, बिल्कुल। तो कहां पैसा लगाओगे आप? कहां लगाओगे, यूएस में या इंडिया में? इंडिया में लगाओगे ना, समझ में आ रहा है? तो पैग रेशो हमारा +0 से +1 के बीच में है, तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे। इस केस में क्या है, 2.87, मतलब यहीं पे गड़बड़ी पता चल गई अपने को। आगे तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, बट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ी तो यहीं पे पता चल गई। पैग रेशियो इसका 2.87। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेज परसेंटेज। ये तो बहुत सुना होगा आपने यूज में, इसने प्लेज कर दिया, उसने प्लेज कर दिया। क्या होता है प्लेजिंग, मतलब क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय प्लेजिंग? प्लेजिंग मतलब शेयर्स गिरवी रखना। कौन रखता है शेयर्स गिरवी? प्रमोटर। क्यों रखता है? प्रमोटर्स अपने शेयर्स गिरवी रखता है, उसको बोलते हैं प्लेजिंग, राइट। क्यों रखता है वो? लोन के लिए पैसा चाहिए। आर यू श्योर? क्या राणा कपूर ऑफ यस बैंक को पैसा चाहिए था? पता है राणा कपूर स्टोरी ऑफ यस बैंक? नहीं।
उसको पैसा चाहिए था, एब्सोल्युटली फ्रॉड करना था, फ्रॉड चल रहा था, उसको पता था। अब नाउ लेट्स से, इसको किसी को शायद आइडिया होगा, किसी को नहीं होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से इन ईयर 2005 मैंने एमआरएफ कंपनी में 100 करोड़ लगा दी, ठीक है, एंड आई बिकेम वन ऑफ द प्रमोटर, ठीक है जी। आज 17 इयर्स लेटर 2022 में व्हाट आई डिड, ये जो 100 करोड़ मैंने लगाए थे इसके हो गए 1000 करोड़, ओके। और मैं अब जाता हूं एसबीआई के पास और मैं ये बोलता हूं कि मुझे 990 करोड़ के शेयर्स प्लेज करने। क्यों करूंगा मैं? व्हाट कैन बी रीजन बिहाइंड दैट? क्यों करूंगा मैं? क्योंकि और पैसा चाहिए। पैसा तो है ना ऑलरेडी, वो तो इन कैश करवा सकते हैं ना, बट मैं प्लेज क्यों करूंगा? अपना स्टेक बेच सकता हूं ना, मैं प्लेज क्यों करूंगा मैं? यस कृष्णा, एब्सोल्युटली। देखो क्या होता है ना, एक चीज प्रमोटर ऐसा नहीं कि जैसे आपके पास अगर 100 शेयर्स पड़े हुए हैं एमआरएफ के और आप एग्जिट करोगे तो आपसे कोई पूछने आएगा कि क्या हुआ सर, क्या अच्छा नहीं लगाया क्या? कोई नहीं पूछेगा आपसे। बट ये अगर प्रमोटर की बात आती है तो उनके ऊपर एक कंपल्सन होता है, उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप कितने में अपना स्टेक बेच रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, एवरीथिंग उनको जस्टिफाई करना पड़ता है, तो ही वो अपना स्टेक बेच सकते हैं, ठीक है। रीजन देने पड़ते हैं और क्लियर अपने फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं कि देखो हम भाई प्रॉफिटेबल है, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह जस्टिफाई करना पड़ता है, ओके। अगर आज मैं 990 करोड़ का स्टॉक प्लेज करता हूँ मेरा, तो प्लेज में तो किसी को जवाब देना ही नहीं है, प्लेज में तो किसी को जवाब देना ही नहीं है। अब मुझे ये पता चलता है कि एमआरएफ की जो मोनोपोली थी वो चली गई डाउन। अब आ चुका है गुड ईयर, अब आ चुका है सीएट, आ चुका है अपोलो, वगैरह वगैरह वगैरह, ये स्टॉक्स आ चुके हैं। अब इस कंपनी की मोनोपोली तो है नहीं, तो मैं अपने 990 करोड़ यहाँ पर लगा के करूँ क्या? कहीं और कंपनी में लगाऊंगा, वहां पर फिर उसको 10,000 करोड़ करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो जब मैं अपने पैसे किसी और कंपनी या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहा हूं प्लेज करते हुए, तो क्या आपको मेरे कंपनी में पैसा लगाना चाहिए? विल दैट बी लॉजिकल? नो, एब्सोल्युटली नो। तो हमेशा ध्यान रखना, प्लेजिंग परसेंटेज अगर 0% से लेके 10% के बीच में है तो डेट इज ओके। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्रमोटर्स क्या करते हैं ना, छोटा छोटा अपना हिस्सा, मतलब 0.5%, 0.1%, 0.10% के आसपास वो लोग प्लेज करते हैं, तो ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स फिर एक छोटी कंपनी खोल लेते हैं, सपोर्टिंग कंपनी खोल लेते हैं किसी और चीज के लिए या उसी कंपनी से रिलेटेड करने के लिए, दैट इज ओके। इसलिए 0% से लेके 10% के बीच में प्लेजिंग है तो दैट इज ओके, यू कैन इन्वेस्ट इन दोस कंपनी, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। उसके बाद आता है हमारा मार्केट कैप, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। इसके लिए पहले मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूं, मैं ये मार्केट कैप। ओके, ये होते हैं आपके मार्केट कैप। अब रिसेंटली आई थिंक 2021 में थोड़ा चेंजेस हुआ है इसमें। ये बोला गया है कि 2000 करोड़ से लेके 20,000 तक होंगे मिड कैप,
20,000 से लेके 40,000 तक होंगे लार्ज कैप, 40,000 के प्लस में आएगा अल्ट्रा लार्ज कैप, बट अल्ट्रा लार्ज कैप नाम का हमारे पास कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग पुराने फॉर्मेट को अभी भी फॉलो कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अब जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली उसका मार्केट स्टैंडर्ड तो देखोगे ना, कि कितने करोड़ की कंपनी है, कहाँ रुकती है। ऐसे नहीं कोई छोटी पैनी सी कंपनी हमने पकड़ ली, 100 करोड़ की कंपनी, उसमें हमने 10 लाख रुपए लगा दिए, इलॉजिकल। तो इसलिए हम लोग इसमें देखते हैं मार्केट कैप, उसके थ्रू, ऐसा नहीं कि बस हम लोग सिर्फ ये देखते हैं, इसके थ्रू हमको ये समझ में आता है कि ये कौन सा कैप है एग्जैक्ट। वो जानने के बाद हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या देखते हैं वो? लेट्स से फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं ये हेडसन एग्रो है ना, मैं यहाँ पर ये हेडसन निकाल लेता हूँ। ओके, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा ब्रेकआउट आया है टाइप 3 वाला, ठीक है, लेट्स अज्यूम। हेडसन का क्या है कैपिटल साइज? 23,000 के आसपास, मतलब मिड कैप के आसपास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया, एज पर रूल ये लो, ये हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पर ब्रेकआउट, आपको बाय करना चाहिए यहाँ पर, यस और नो? अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो वी हैव टू बाय, राइट? यस और नो? बाय करना है। डायरेक्टली बाय नहीं करेंगे हम, व्हाट वी हैव टू डू, हमको चेक करना है कि पहले मिड कैप वाला स्टॉक क्या कर रहा है, मतलब मिड कैप वाला इंडेक्स क्या कर रहा है। ये आपका निफ्टी मिड कैप। बाय लुकिंग एट डेली चार्ट ऑफ निफ्टी मिड कैप 100, क्या लगता है ट्रेडर्स, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हेडसन टू परफॉर्म? अगर मैं हेडसन की बात करूं, चलो मैं एक काम करता हूँ ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ ना आपको, व्हाई नॉट। 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं। कौन सा स्टॉक है? टीटी के हेल्थ केयर पकड़े, ये टीटी के 1,000 करोड़ की कंपनी, मतलब माइक्रो कैप, मतलब उनको स्मॉल कैप देखना पड़ेगा, माइक्रो कैप नाम का कोई इंडेक्स नहीं अपने पास। यहाँ पर हम बनाएंगे टीटी के, ये आपका टीटी के का लेट्स से ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है जी। ये आपका टीटीके का ब्रेकआउट आया हुआ है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। अब मैं यहाँ पर स्मॉल कैप वाला चार्ट देखता हूँ, क्या लगता है पॉसिबिलिटी है पैसा कमाना उसमें से? ये है इंडेक्स स्मॉल कैप का, नहीं है पॉसिबिलिटी। तो हर दिन स्विंग ट्रेड करना नहीं होता पॉसिबल। जो आप देख लो ना, आपको 30 मिनट्स के चार्ट पे जो असाइनमेंट्स वगैरह आते हैं वो कभी परफॉर्म करते हैं, कभी परफॉर्म नहीं करते, तो क्या हम लोग निफ्टी के हिसाब से वो बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप भी हमने ओपन किया ना, देखिए ये ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आया था समवेयर अराउंड 31 दिसंबर के आसपास, करेक्ट। अब 31 दिसंबर पे अगर हम लोग सेम डे पे देखते हैं, लेट्स से इसका मिड कैप वाला स्मॉल कैप वाला स्टॉक आरबीएनएल, ये देखिए, ये आपका ब्रेकआउट आया हुआ है, ब्रेकआउट अलोंग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। क्यों परफॉर्म किया इसने? 1:3 1:4 के आसपास दिया, इतना बड़ा टारगेट तो इलॉजिकल है पकड़ना इसको। 1:3 1:4 क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि इसका इंडेक्स भी सेम वैसा चल रहा था, जहां से उसने रिवर्सल दिखाया, लगभग लगभग आपको स्टॉक के अंदर भी रिवर्सल दिखेगा। कौन सा डेटा? 18 जनवरी, ये समय अराउंड यहाँ देखो, इसी स्टॉक का लगभग 18 जनवरी को आपको यहाँ पर टॉप आउट बनते हुए दिख रहा है, वही से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो जब मार्केट हमको मौका देगा तब आपको स्विंग ट्रेड करना है, हर दिन स्विंग ट्रेड नहीं की जाती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रिसेंट एग्जांपल, लेट्स से निफ्टी 50 का एग्जांपल देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा स्विंग ट्रेड किया जाता है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से निफ्टी 50 15 मिनट का चार्ट,
ये रिसेंटली यहाँ पर ये लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, यहां से मैंने ड्रॉ किया एक ट्रेंड लाइन लाइक दिस। ओके, समवेयर अराउंड 12:30 के आसपास ब्रेकडाउन आया हुआ है निफ्टी का 3 मार्च पे। सेम टाइम पे अगर आप ब्रिटेनिया उठा के देखिए, टॉप लूजर था वो 3 मार्च पे। ये 15 मिनट का चार्ट, ये आपका ब्रेकडाउन, आई थिंक थोड़ा सा वो ऊपर होगा, ये आपका 12:30 वाला कैंडल, थोड़ा सा इधर अलॉन्ग विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। तो जब मार्केट मौका देता है तब स्विंग ट्रेड की जाती है। रैंडमली अगर हम लोग कभी भी ऐसा रैंडमली ट्रेड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारी बहुत कम हो जाती है। मार्केट से सिंक्रोनाइज करना है। जॉब कर रहे हो आप, कोई दिक्कत की बात है, निफ्टी को फॉलो करो 30 मिनट्स, जैसे आपकी अवेलेबिलिटी हो वैसे आपको फॉलो करना है। अवर्ली चार्ट, डेली चार्ट पे ट्रेड्स थोड़े कम बनते हैं। अगर थोड़ी कंसेक्यूटिव आपको ज्यादा चाहिए यहाँ पर ट्रेड्स, तो आपको एटलीस्ट 32 अवर्ली के बीच में करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ट्रेड्स चाहिए तो 15 मिनट के हिसाब से करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा, ये मीडियम, ये बहुत कम। ये 4 टाइम फ्रेम्स होते हैं ओवरऑल स्विंग ट्रेड करने के लिए, सबसे ज्यादा, मीडियम और ये आपका सबसे कम। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी अवेलेबिलिटी कैसी है, उस बेसिस पे आप स्विंग ट्रेड यहाँ पर कर सकते हो। निफ्टी में ऐसा करना है, अगर ये आपका लेट्स से मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसमें कंपलसरी आपको डेली चार्ट पे करना होता है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स पे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आरबीएनएल जैसे हमने जस्ट अभी डिस्कस किया, तो उसका छोटा स्टॉक अगर आप देखोगे ना तो बीच बीच में थोड़ा सा ना लैगी लैगी चलेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये 15 मिनट का चार्ट ऐसा चल रहा है, तो इसके ऊपर आप जज नहीं कर पाओगे चीजों को। तो इसलिए जो भी छोटे स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, इनको आप डेली चार्ट पे ही ट्रेड करो, ठीक है, उससे कम में आप ट्रेड नहीं करोगे। लार्ज कैप है तो 15 मिनट पे भी कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, आवरली पे भी कर सकते हो, डेली पे भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं, उसमें लिक्विडिटी का कोई दिक्कत नहीं। ओके, आई होप यहाँ तक तीनों पॉइंट क्लियर है। एग्जैक्टली मैं क्या देखता हूँ, कैसे देखता हूँ, किसी को कोई भी डाउट, कब करना है स्विंग ट्रेड, कब नहीं करना है, डू लेट मी नो, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़े। इज एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? सर व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ स्विंग ट्रेडिंग डियर? देखो ये ना, ये सवाल ना बहुत मुझे कुछ लोग पूछते हैं, बट बहुत मुझे गलत लगता है। देखो, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रेकडाउन है, ठीक है, और ये मेरा टारगेट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कभी तक आएगा यहां तक? यहां पर मैंने शॉर्ट किया है, क्या कोई बता सकता है कि कितने टाइम में यहां तक आएगा? क्या हम जज कर सकते हैं कभी भी? कर सकते हैं? यस और नो? मेरा ये टारगेट है, ये मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। कुछ भी नहीं बोल सकते, राइट? हो सकता है यहाँ पर 10 दिन अटक जाए, फिर आपका टारगेट दे। हो सकता है यहाँ पर सेम डे पे टारगेट दे दे। तो आपको वैसी थिंकिंग नहीं रखनी कि कितने ड्यूरेशन में आ जाएगा, कितने। आपने क्या काम है? आपका काम ये है, ये आपकी एंट्री है, दिस इज योर स्टॉप लॉस, यहां पर आपका टारगेट है। चाहे वो 1 दिन में आए, चाहे 2 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, वो आपका टेंशन नहीं होना चाहिए। आपने रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड लिया हुआ है, तो आपका ही कंसर्न नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्यादा ज्यादा आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि टेंटेटिव एवरेज, तो अगर 15 मिनट के चार्ट की बात करूं तो लगभग 1.5 दिन में खत्म हो जाता हूँ। 30 मिनट्स की बात करूं तो लगभग 2 दिन में वो खत्म हो जाता है। आवरली की बात करूं तो लगभग 2 से 3 दिन, 4 दिन तक लगभग खत्म हो जाता है। डेली चार्ट वाला लगभग लगभग 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। ये टेंटेटिव है, ओके, ये टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। आधा रेशो, यहाँ आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, वो देखते हुए आपको आधा रेशो पे काम करना है। 1:6 के आसपास बैठ रहा है, बताओ और क्या चाहिए लाइफ में? 1:6 वाला सेटअप मिल रहा है आपको। ठीक है जी, चलो लास्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, बिल्कुल करना है। क्यों नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे।
ट्रेल करते हुए चलोगे। ओके, लास्ट पॉइंट इज नेट कैश फ्लो। क्या होता है नेट कैश फ्लो? देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो आप 2 मिनट के अंदर समझ जाओगे एग्जैक्टली क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस है, ठीक है। अब फ्रॉम जैन 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक मैंने 1000 कंप्यूटर सेल किए, ठीक है। 700 कंप्यूटर्स at retail price, 300 computers होलसेल, ठीक है। हर कंप्यूटर के पीछे मैंने 500 रुपीज प्रॉफिट किया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर 2022 पे मैं अपना कैश फ्लो चेक करता हूं तो डेट इज 0 या तो वो नेगेटिव है। तो क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा अपना बिजनेस? अगर कर पाऊंगा तो कैसे, अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्यों नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? अर्निंग नहीं है। 500 रुपीज पर कंप्यूटर में से मैंने कमाया है, 5 लाख रुपीज मैंने कमाया है एट द ईयर एंड। असली में पैसा आया नहीं है, 2 महीने बाद आ सकता है, क्रेडिट पे दिया हुआ है पैसा। पैसा एक्चुअली में आया नहीं है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बट पैसा तो आपने कमाया है ना। अर्निंग एक्सपेंडिचर में चला गया, वो कहाँ मेंशन है डियर? देखो, फंडा बहुत सिंपल है। लेट्स से इस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने 5 लाख रुपीज कमाया इन अ ईयर, ठीक है। ठीक है जी। नाउ लेट्स अज्यूम मेरा रेंट, एम्प्लॉय सैलरी, ये वो वगैरह काट साट के मेरा 2 लाख रुपीज एज एन एक्सपेंस था। तो एनपी क्या हुआ मेरा, नेट प्रॉफिट क्या हुआ मेरा, 3 लाख का। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 3 लाख रुपीज का। अब लेट्स से मेरे पास नेट कैश फ्लो 0 है या नेगेटिव है, तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर भी सेम 1000 कंप्यूटर सेल करूंगा, राइट? यस और नो? नेक्स्ट ईयर में मैं सेम 1000 कंप्यूटर ही सोल्व करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कैश तो है नहीं। अगर मैं नेक्स्ट ईयर 1000 कंप्यूटर सेल करता हूँ, अगेन 500 रुपीज मार्जिन रखता हूँ, तो क्या मेरा एक्सपेंस 2 लाख होगा या ज्यादा होगा? 2 लाख एक्सपेंस मेरा ज्यादा सेम होगा या ज्यादा होगा? क्या मेरे एम्प्लॉइज लास्ट ईयर 20,000 में काम कर रहे थे तो वो ये साल भी 20,000 में काम करेंगे? क्या मेरा रेंट 10,000 था तो क्या ये साल भी 10,000 होगा? ज्यादा होगा ना, इन्फ्लेशन तो हिट करेगी करेगी। तो मतलब नेक्स्ट ईयर 2023 में मेरा एक्सपेंस हो गया 3 लाख, एनपी हो गया मेरा 2 लाख। अब अगेन मेरा कैश फ्लो 0 या नेगेटिव है, तो 2024 में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट विल इक्वल टू एक्सपेंस। 2025 में प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस इक्वल टू नेगेटिव एनपी। नेट लॉस चालू हो जाएगा मेरा, राइट? तो इसको हमको कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड हैव अ पॉजिटिव कैश फ्लो। पॉजिटिव कैश फ्लो होगा तो मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। पॉजिटिव कैश फ्लो होगा तो मैं, जैसे कंपनी एक लैंड एक्वायर करती है, प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाती है, कहीं और बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा होता है प्रॉफिटेबिलिटी में और एक एक्सपेंशन के हिसाब से फायदा होता है। अगर पूरे साल में बिजनेस करने के बाद कैश फ्लो ही 0 है या नेगेटिव है, तो क्या कंपनी ग्रो कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी तो क्या शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा? क्या नहीं जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, नेट कैश फ्लो मिनिमम 2 साल का पॉजिटिव होना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी साल का पॉजिटिव हो, वी डोंट केयर, मिनिमम 2 साल का पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस केस में क्या हो रहा है,
मार्च 2020 में कोरोना की वजह से ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिव आना चाहिए, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अब इस पे हमको अभी 2022 की डेटा आ जाएगी मार्च में, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि दो कोई भी मतलब मार्च 2021 पॉजिटिव, मार्च 2022 वाला पॉजिटिव दिखा रहा है तो ही उसको कंसीडर करना। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। ऊपर जो हमने डिस्कस किया, टोटल 3 पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किए, इन 4 को आप चेक करते हुए, थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस है बट इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप एक फाइंड आउट कर सकते हो अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, और उसको आप डाल सकते हो अपने फाइनल वाले वॉच लिस्ट में, जो कि थर्ड वाला होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अब फंडामेंटल्स कब देखना है, कब नहीं देखना है? फंडामेंटल्स आपको देखना है अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप पे काम करते हो एनी टाइम फ्रेम, तो देखना है आपको। अगर आप निफ्टी 50 वीकली या मंथली पे काम कर रहे हो तो आपको देखना होता है फंडामेंटल। ओके, यहां पर फंडामेंटल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लेट से निफ्टी 50, 15, 30, 60 या डेली पे काम करते हो, नो नीड ऑफ फंडामेंटल चेक, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए निफ्टी 50 के अंदर आते हुए जितने टाइम तक आप रहोगे उतना तो कवर रहता ही रहता है कि हाँ एक ये अच्छी कंपनी है। 10-15 दिन में कंपनी के स्टैंड्स चेंज नहीं हो जाते निफ्टी 50 के अंदर। ओके, आई होप। मिड कैप में 30 मिनट पे करता हूं तो कर सकते हो, मिड कैप फिर भी ठीक है, 30 मिनट पे करो तो भी चल जाएगा, बट ट्राई करो तो उसको डेली, मतलब एटलीस्ट स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को तो हायर टाइम फ्रेम पे करो। अगर डेटा मिलती है, लिक्विडिटी अच्छी है तो कर सकते हो आप, कोई इशू की बात नहीं। जैसा अभी C8 लिमिटेड, वो भी मिड कैप के अंदर आता है बट उसमें लिक्विडिटी अच्छी रहती है, तो यू कैन डू इट, कोई इशू की बात नहीं, कर सकते हो। बट फंडामेंटल चेक करना जरूरी है। निफ्टी 200 में भी ठीक है, चल जाएगा, नहीं चेक करो छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो ये जो टाइम फ्रेम्स है ना ट्रेडर्स, ये है बहुत कम टाइम फ्रेम, मतलब बहुत छोटे टाइम फ्रेम है ये, तो इसमें इतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं आता फंडामेंटल्स का। इसमें इतना इम्पैक्ट क्यों आएगा? क्योंकि ये छोटी कंपनियां है, ये रातों रात कुछ ना कुछ बवंडर कर देती है और लफड़ा आ जाता है, तो इसलिए इनका चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कर रही है कंपनी, की ग्रोथ कैसे, पोटेंशियल कैसा है। वो सब चीजें देखने के बाद एक बार आपको लिस्ट बनानी है 300-400 स्टॉक की, एक बार वो बन गई तो बस आपको, बस जब भी आपका इंडेक्स परफॉर्म करे वो टाइम पे आपको ट्रेड लेना होता है, प्लेन एंड सिंपल। ओके जी, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, एंड चीजें थोड़ी आपकी साइकोलॉजिकल मैंने चेंज किया हुआ है कि कैसे मार्केट को आपको देखना है और कैसे उसमें ट्रेड करना है। कल आपका 11 बजे सेशन है बैंक निफ्टी का, ट्रेड मैं लूंगा आपके सामने। क्लोन करना है तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको वेल इन एडवांस रिस्क एपेटाइट के बारे में बता दूं। प्रॉफिट होगा तो मेरा होगा, लॉस होगा तो मेरा होगा। अगर आप ट्रेड को लोन करोगे तो प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा, लॉस होगा तो वो आपका होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। सर जैसे आजकल मार्केट डाउन जा रहा है तो ट्रेड ना करते क्यों नहीं? मैंने अभी थर्ड मार्च का एग्जांपल दिया है आपको, आज है 6 मार्च, मैंने 3 मार्च का एग्जांपल दिया आपको, क्यों नहीं कर सकते आप उसमें? फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, क्या रिस्क रहेगी? 20 पॉइंट के 6-7 हजार की रिस्क नहीं ले सकते क्या आप? 1:3 के हिसाब से बिल्कुल ले सकते हो आप। सर 30 मिनट एंट्री टाइम फ्रेम एंड 30 मिनट एग्जिट नोन सर, वी फॉलो डेली टाइम फ्रेम एंट्री एंड एग्जिट। डियर देखो, ये जो हमने डिस्कस किया, ये जो डिस्कस किया आपने, यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ फंडामेंटल चेक की। फंडामेंटल चेक करने के बाद यू कैन फॉलो मिड कैप वाला 30 मिनट चार्ट, और उस पर आप ट्रेड देख सकते हो, सिंपल। SIP इज बेटर और नॉट सर, बिकॉज मैंने 10 ईयर तक टोटल 10 लाख इन्वेस्ट किया और 10 ईयर के बाद 10 लाख का 30 या 35 लाख होता, लेकिन अभी 35 लाख की वैल्यूएशन और 10 ईयर के बाद 35 लाख की वैल्यूएशन सेम थोड़ी रहेगी। गौरव पटेल, रहेगी डियर। देखो मैं खुद पर्सनली SIP में बहुत इन्वेस्टेड हूँ, बहुत ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट जाती है हर महीने SIP में। सिंपल सा फंडा है, क्या होता है ना, देखो अभी आप थोड़े शॉक हो जाएंगे कि मैं भी SIP करता हूँ। देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अब रिलायंस, ठीक है, अज्यूम करते हैं रिलायंस आज चल रहा है 2,500, ठीक है। अब मेरे हिसाब से वैल्यूएशन बहुत महंगा है तो मैं नहीं खरीदूंगा। लेट से वो आया 2,000 के आसपास, ओके, और मैंने इसको खरीद लिया,
अब ब्रेकआउट पे मुझे खरीदना था, मैंने खरीद लिया, तो मैं कितने तक रुक पाऊंगा? टेक्निकल्स के हिसाब से 2100 तक रुकूंगा, 2150 तक रुकूंगा, 2200 तक रुकूंगा, राइट? क्योंकि मेरा उसमें डायरेक्ट एक्सेस है और मैं डायरेक्ट डिसीजन मेकर मैं हूं। बट अगर यही एसआईपी के अंदर है तो मैं पार्ट पार्ट में इसको बाय कर रहा हूँ। 2000 में बाय किया, 2050 में बाय किया, 2100 में बाय किया, 2150 में बाय किया, 2200 में बाय किया, 2250 में बाय किया, तो वो मैनेज नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, तो वहां पर डिसीजन मुझे नहीं लेना है। मुझे ये सिंपल सा रखना है कि 18-19 साल तक मुझे यहाँ पर और इन्वेस्ट करना है। मार्केट नीचे जा रहा है तो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट डिसीजन उसमें होंगे, मेरा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा। मैंने आज तक जितनी भी एसआईपी पे की है उनका मुझे डिटेल सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च को मुझे दिया जाता है मेरे सीए के थ्रू। मैं कभी भी चेक नहीं करता हूँ कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, परफॉर्म कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, मैं न्यूज में थोड़ा एक्टिव रहता हूँ तो आइडिया रहता है कि ऑब्वियसली मैंने एचडीएफसी के ज्यादा ले रखे हैं मैंने, तो वो ज्यादा सेफ है वगैरह, इसलिए मैं ज्यादा नहीं देखता हूँ। अगर देखूंगा, मुझे पता है कि अब मार्केट टॉप आउट हो चुका है, बेचने का मूड होगा, बेचने का मूड होगा, तो मैं इसलिए ज्यादा देखते हैं। ज्यादा नॉलेज होना भी ज्यादा डिफिकल्ट और इशू क्रिएट करता है आपके साइकोलॉजी पे, तो इसलिए भी लोग एसआईपी करते हैं। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन कि ज्यादा नॉलेज है तो इसलिए मैं एसआईपी करता हूँ, खुद मेहनत नहीं करता हूँ, ऐसा है। तो वैसी सोच रख के आप कर सकते हो। 30-35 लाख रुपया आज के डेट में लोग जो 20,000-25,000 में काम कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके पास 35 लाख रुपया जमा होगा क्या 10 साल में? नहीं होगा। आपके पास होगा, तो उस चीज को समझो। और प्लस आज के 20 साल बाद क्या निफ्टी आपको 17,000 में मिलेगा क्या? हो सकता है 2-2.5 लाख रुपया हो जाए। तो ऐसा सोच अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल विप्रो के ओनर ने रखा होता है या इन्फोसिस के ओनर ने रखा होगा, तो आज के उनके जो अरबों रुपए पैसे बने हुए हैं, तो वो भी ऐसे सोचते क्या बनेगा मेरा, 20 लाख बनेगा, 30 लाख बनेगा। यू नेवर नो। इंडिया ग्रोइंग है, बहुत ऊपर जाना है इंडिया को। और अभी रिसेंटली आप ये भी ध्यान दो, न्यूज़ेस फॉलो करते हो ना आप, इंडिया का डोमिनेंस कितना बढ़ चुका है आपको पता है जियो पॉलिटिकली? यूएस, ये ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूं मैं, यूएस यूएई के पीछे पड़ गया, ठीक है? चाइना का तो दुश्मन है ही है, इंडिया को कुछ नहीं कर पा रहा। देखो कितना डोमिनेंस बढ़ चुका है अपना इंडिया का। तो सोचो उस हिसाब से अपना आगे चल के और क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल सकती है अपने इंडिया के थ्रू। तो बहुत ज्यादा बुलिश है लोग, मैं भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है जी, चलो, विल सी यू टुमारो एट 11 AM। तो जी आप 24 आवर्स में कितना टाइम देते हो? लगभग 9 से 10 घंटे एटलीस्ट। चलो, विल सी यू टुमारो एट 11 AM।